हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे लेक्चर्स को जो है अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे और आप लोग को सीख रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है दोस्तों वो है बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे दोस्तों कि बेसिक लाइफ सपोर्ट हमें कब देने की ज़रूरत पड़ती है ना, और उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट हमें कब देने की ज़रूरत पड़ती है, कैसे हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन क्या कहता है कि इमीडिएट मेडिकल केयर फॉर कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के लिए हम देंगे या रेस्पिरेटरी अरेस्ट के लिए देंगे या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए देंगे, फोकसिंग ऑन एबीसी। एबीसी मीन्स एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ठीक है दोस्तों, कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, तो मेंटेन एयरवे पेटेंसी एंड आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मतलब जो भी हम इक्विपमेंट यूज करते हैं एयरवे पेटेंसी के लिए उसका उपयोग करना, जैसे LMA हो गया, आपका फेस मास्क हो गया या फिर ET ट्यूब हो गया, है ना। और मेंटेन सर्कुलेशन, प्रिवेंट ब्रेन डैमेज और इंक्रीज सर्वाइवल चांसेस। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्कुलेशन को मेंटेन करना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब भी कार्डियक अरेस्ट होता है दोस्तों तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता है और धीरे धीरे वो डेड होने लगते हैं। उनके सेल जो है वो धीरे धीरे नॉन फंक्शनिंग होने लगते हैं और जिसके कारण हमें देखने को मिल सकता है कि जितना हम डिले करेंगे हो सकता है कि पेशेंट जो है स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ करने लगे, लेकिन उसके कई ऑर्गन जो है वो डैमेज हो चुके होंगे अगर हम जितना लेट करेंगे। और सबसे पहले जो ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस हैं वो है हमारा ब्रेन। हमें ब्रेन को जो है डैमेज होने से बचाना है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन ही हमारा सबसे मेजर वाइटल ऑर्गन है ना। और इंक्रीज सर्वाइवल चांसेस, और पेशेंट के सर्वाइव कराने के चांसेस जो है उसको हमें बढ़ाना है। इसके लिए हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है ऑथराइज रिस्पॉन्डर, मतलब कौन ये दे सकता है, तो डॉक्टर्स दे सकते हैं, नर्सेज दे सकते हैं, पैरामेडिक्स जब जो हो चुके हैं एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, और OT टेक्नीशियंस और ट्रेंड ले पर्सन्स जो हैं वो दे सकते हैं। एक आम आदमी भी जो CPR की ट्रेनिंग ले चुका है वो जो है इसे डिलीवर कर सकता है। ठीक है, तो ये लोग जो है ये BLS को परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी पेशेंट पे। अब ये है कि जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है, बेसिक लाइफ सपोर्ट के जो कोर ऑब्जेक्टिव्स थे आपने देख लिए। एयरवे को पेटेंट करना है ना, सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, ब्रेन डैमेज के या वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचाना है, और सर्वाइवल के चांसेस को जो है इंक्रीज करना है। हमें क्या करना है, सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज करना है। अब जो है फर्स्ट रिस्पॉन्स लूप क्या है, तो सबसे पहले आपको इनिशिएट करने से पहले, BLS शुरू करने से पहले आपको देखना है सीन सेफ्टी। मतलब हमारे मेडिकल फील्ड में कहा जाता है कि सबसे पहले आप स्वयं की सुरक्षा कीजिए, तभी आप पेशेंट की सुरक्षा भी कर सकते हैं या उसके सुरक्षा का रिस्पॉन्स जो है आप दे सकते हैं किसी अदर पर्सन को। तो सीन सेफ्टी जो है वो इंश्योर करना है आपको कि जहाँ पर भी पेशेंट है वहाँ उसको कोई खतरा नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं है ना। मान लीजिए कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और बीच सड़क पे आपने लिटा के CPR देना शुरू कर दिया, तो ये पेशेंट के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके लिए भी अच्छा नहीं है ना। फिर थोड़े समय बाद जो है आप दोनों को CPR की जरूरत पड़ सकती है। तो कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि इफ नो पल्स और एबनॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रेक लूप और स्टार्ट CPR। अब इसका जो साइकिल क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेफ्टी देखना है, कहीं पे फायर हजार्ड तो नहीं, इलेक्ट्रिकल करंट हजार्ड तो नहीं, ट्रैफिक तो नहीं है, और टॉक्सिक गैसेस तो नहीं रिसाव हुए जिसके वजह से आपको पेशेंट को CPR देने की जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट जो है पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप चेक करोगे। क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप है पेशेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेक करोगे, है ना, उसके
शोल्डर पे टैप करोगे और जो है उसे पूछोगे आर यू ओके, है ना। और ये जो वर्ड है कि आर यू ओके, ये आप रीजनल लैंग्वेज में भी पूछ सकते हो कि आप ठीक हो, है ना। कोई भोजपुरी जानता है, कोई इंग्लिश जानता है, कोई पंजाबी जानता है, कोई हरियाणवी जानता है। तो 2-3 रीजनल लैंग्वेज में जो है आप ट्राई करोगे कि आर यू ओके, आर यू फाइन। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स करता है तो ठीक है, नहीं रिस्पॉन्स करता है तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प, इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स टीम को आप ये करोगे, एक्टिवेट करोगे। हॉस्पिटल कोड ब्लू आप बोलोगे, कोड ब्लू किसके लिए होता है, कार्डियक अरेस्ट के लिए होता है, याद रखना दोस्तों। और चेक ब्रीदिंग एंड पल्स, और ब्रीदिंग और पल्स को आपको विद इन 10 सेकेंड में आपको चेक करना है। कितना, विद इन 10 सेकेंड में आपको चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म ऑफ एडल्ट कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो अगर एडल्ट पर्सन है तो उसमें हम कैसे उसको रिससिटेट करेंगे, कैसे उसको BLS प्रोवाइड करेंगे। तो CPR स्पेसिफिकेशन, CPR का फुल फॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। लोकेशन, तो सेंटर ऑफ द चेस्ट में, आप कंफ्यूज ना हो, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जिफी स्टर्नम से साइड में या लेफ्ट में या एबव या डाउनवर्ड, तो आपको बीचों बीच चेस्ट के सेंटर में जो है वो रखना है। लोअर हाफ द स्टर्नम आपका लोकेशन होगा। रेशियो जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, रेशियो जो होना चाहिए 30:2 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और ये एडल्ट के लिए रेशियो है। एक्सेसिव वेंटिलेशन को पेशेंट में हमें अवॉइड करना है ना। ये नहीं कि सबसे पहले हम पेशेंट को जो है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन से जोड़ दें फिर उसको CPR देना शुरू करेंगे, नहीं दोस्तों। पहले हम CPR देंगे, पहले हम चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे, फिर हमको लगता है 2 ब्रेथ देना है तो 2 ब्रेथ देंगे, या जैसा हमारे पास फैसिलिटी होगा उस हिसाब से हम जो है गैसेज उसे प्रोवाइड करेंगे। अब डेप्थ कितना होगा, मतलब जो भी आप कंप्रेशन करोगे उस कंप्रेशन का डेप्थ कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेशन जो कर रहे हो आप, इसका डेप्थ कितना होगा, तो 5 to 6 सेंटीमीटर, कितना 5 to 6 सेंटीमीटर। और रेट कितना होगा, तो पर मिनट 100 to 120 कंप्रेशन। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो रिब फ्रैक्चर हो सकता है, स्टर्नम फ्रैक्चर हो सकता है, लंग इंजरी हो सकता है, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो सकता है और लीवर इंजरी, क्योंकि आउटसाइड जो ऑर्गन्स हैं वो यही हैं, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देना है, हमें जो हाई क्वालिटी CPR है वो हमें पेशेंट को पहुंचाना है। क्यों हमें इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करना है, इसलिए नेग्लेक्ट करना है कि अगर पेशेंट बचेगा ही नहीं तो उसके रिब को बचा के हम क्या करेंगे, है ना। रिब फ्रैक्चर होगा तो वो रिकवर हो सकता है, लेकिन एक बार अगर पेशेंट जो है डेथ कर गया तो उसको हम कैसे भी करके उसके लाइफ को हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्केलिंग मैकेनिक्स ऑफ पीडियाट्रिक रिससिटेशन की बात करें तो एडल्ट में हमने जो डेप्थ देखा था, कंप्रेशन डेप्थ, वो 5 to 6 सेंटीमीटर था, चाइल्ड में 5 सेंटीमीटर और इन्फेंट में 4 सेंटीमीटर होगा, है ना। एडल्ट के लिए जो रेशियो होगा वो 30:2, चिल्ड्रेन के लिए अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो 30:2 और डबल रेस्क्यूअर है तो 15:2 और इन्फेंट के लिए सिंगल रेस्क्यूअर 30:2 और डबल रेस्क्यूअर 15:2। तो ये याद रखोगे दोस्तों। उसके बाद प्रिसीजन एयरवे एंगल्स की बात करें तो हमें जो है यूज इन नॉन ट्रॉमा पेशेंट, मतलब जिसमें सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर ना हो या किसी तरह का नेक ट्रॉमा ना हो, तो हम क्या करेंगे, हेड टिल चिल लिफ्ट देंगे ताकि एयरवे ओपन हो सके, एयरवे जो है पेशेंट का वो ओपन हो सके, ठीक है। या हम फिर अगर पेशेंट का सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर हो या सस्पेक्टेड हो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, मान लो रोड साइड एक्सीडेंट हुआ हो, तो हम हेड टिल चिन लिफ्ट को अवॉइड करके हम क्या देंगे, जॉ थ्रस्ट देंगे। क्या देंगे, जॉ थ्रस्ट देंगे। ये जॉ को हम मूव करके जो एयरवे है वो ओपन करने का प्रयास करेंगे। रेस्क्यू ब्रीदिंग स्पेसिफिकेशंस क्या है दोस्तों, तो रूल जो है 1 ब्रेथ इक्वल टू 1 सेकेंड ड्यूरेशन, प्रोवाइडिंग विजिबल चेस्ट राइज, मतलब जब आप ब्रेथ दे रहे हो तो एक जो अलग पर्सन है
या खुद से भी आप जो है देख सकते हो कि चेस्ट राइज और फॉल हो रहा है कि नहीं, है ना। इससे ये, और जब भी आप ब्रेथ प्रोवाइड कर रहे हो तो नोज को जो है वो क्लोज कर लोगे, नहीं तो इधर से आपने एयर ब्लो किया और इधर से एयर पास हो जाएगा। डिलीवरी मेथड क्या है, तो माउथ टू माउथ पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं, माउथ टू मास्क डिलीवर कर सकते हैं, या बैग मास्क वेंटिलेशन से जो है हम डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो ये दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखें, ठीक है दोस्तों।